अब बात कर लेते हैं कुछ बनावटी सर्जरीज के हवाले से कि आजकल आप देखते हैं लोग होंठों की सर्जरी करवा रहे हैं, अपनी आईब्रोज की सर्जरी करवा रहे हैं, नोज़ की सर्जरी करवा रहे हैं। ये सब क्यों करवाया जाता है और ये कॉन्सेप्ट कब से हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है, या पाकिस्तान में कम है और बैरून मुल्क जाना पड़ता है इन सर्जरीज के लिए? इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ जी आज जिनको हमने स्टूडियोज़ में दावत दे रखी है वो पाकिस्तान एसोसिएशन प्लास्टिक सर्जन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सर्जन भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। रवेज़ा, क्या हाल है? आई एम गुड सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, तामीराती और कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई वाजिया फ़र्क बताइएगा। दो कैटेगरीज़ हैं डिवीज़न, मतलब ओवरऑल प्लास्टिक सर्जरी एक ही शोबा है। इसमें जैसे बर्थ डिफेक्ट आ जाते हैं, बर्न्स या ट्यूमर या ट्रॉमा के केसेस आ जाते हैं, ये रिकन्स्ट्रक्टिव पार्ट है या तामीराती पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो ये होता है कि आप पहले से बेहतर अपने आप को देखना चाहते हैं, तो ये दिस इज़ कॉस्मेटिक एस्पेक्ट, तो ये कॉस्मेटिक पार्ट है मतलब कि जो कॉस्मेटिक एस्पेक्ट है वो एम ही है, बस कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर और बेहतरीन मज़ीद खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। और मेरा ख्याल है ज़्यादा फॉल भी यही करता है। सर, कौन सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसके ज़्यादा पेशेंट्स हैं? नहीं, दोनों कैटेगरीज़ बहुत पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि कॉन्जेनिटल एनोमलीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिकन्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग डील करते हैं ट्रॉमा के केसेस भी, एक्सीडेंट केसेस भी, कैंसर केसेस भी, तो ये भी एक बहुत बड़ा बल्क है। फिर कॉस्मेटिक जो है वो बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है, मगर अब जैसे सोशल मीडिया की वजह से लोगों को अवेयरनेस है, उन्हें अंदाज़ा है, फिर जैसे जो भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, जो भी उस पर आते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा दिखें, तो इसलिए वो फिर हमारे से रजू करते हैं। सर, कब और कैसे करवाई जाती है, कुछ एलुबरेट करें ज़रा तफसील से। हाँ, नॉर्मली ये होता है कि आप डेफिनेटली यू हैव टू बी एडल्ट, मतलब आप 18 साल के बाद ही इस तरह की सर्जरीज पे जा सकते हैं। उससे पहले क्योंकि आपकी बॉडी अभी ग्रोथ में होती है, इसलिए आप वो चीज़ें नहीं चूज़ करते। जब आप एक दफ़ा ग्रो कर जाते हैं देन यू कैन गो फॉर दिट। मगर ये होता है कि आप ऐसा नहीं कि मेरी ये ख्वाहिश है मैं ये करवा लूँ, तो दिस विल लुक ऑड। आप सर्जन से रब्ता करते हैं और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि मैं ये चेंजेस चाहता हूँ, या मुझे ये जैसे हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं, पिक्चर्स लेके आते हैं कि मुझे ये नोज़ पसंद है या मुझे इस तरह के लिप्स चाहिए, तो फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि क्या पॉसिबल है, कितनी चेंजेस उनकी बॉडी स्ट्रक्चर इजाज़त देता है और हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली हम कुछ रफ़ ड्राइंग्स भी करके उन्हें दिखा देते हैं कि इस तरह की लुक आपको मिल सकती है या मिलेगी। राइट जी, आपको बाकायदा पहले एक स्केच बताया जाता है कि इस तरह का मिल सकता है। सर, पाकिस्तान में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? डिफरेंट रेसेस में ना डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं ईरान भी गया हूं, तो वहाँ पे नोज़ सर्जरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाय बर्थ उनमें नोज़ में थोड़ा सा शेप ऐसी डिफरेंट होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा ऑप्ट करते हैं। पाकिस्तान में एज सच बहुत कोई हम ये कहें कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, मगर ये है कि मोटापा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लोग जो बॉडी शेप के लिए भी हमारे पास रुजू करते हैं। थोड़ा सा जब एज ज़्यादा होती है 40 प्लस, तो फिर फेस में जो चेंजेस आ जाती हैं एजिंग के साथ, उसके लिए भी हमारे पास लोग आते हैं। सर, प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो उसमें लोग ज़्यादातर किस चीज़ की सर्जरी करवाते हैं और आखिर रीज़न्स क्या क्या होती हैं? कॉमन अगर मैं बात करूं, एक कॉमन सिनेरियो जो हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि घर घर में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे बच्चियां हैं जी, रिश्ता नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है जी, नोज़ शेप अच्छी नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स कई लेके आते हैं। इवन बच्चियों की ख्वाहिश नहीं होती, मगर वो पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि शायद ये ठीक करने से जो है वो हमारे बच्चियों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। तो नोज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर फेस है उसके अलावा, और फिर जैसे एक बहुत बड़ा इशू है मेल्स में ख़ास तौर पे, वो बालों का ना होना है, तो उसमें हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत, हमारे पास बहुत लोग आते हैं उसके लिए कि जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं। फिर बॉडी से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, फिर बॉडी से रिलेटेड बाद में आती है। सर, बचपन से कुछ बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं और कहा जाता है एक रवायात के मुताबिक कि जी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण की वजह से ये आ जाता है इफेक्ट, क्या इसमें भी कोई सदाकत पाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं मदर से रिलेटेड, जैसे कुछ विटामिन्स डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ अभी जैसे मैटरनल स्मोकिंग भी एक इशू है, और कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उन्होंने ली हों तो फिर ये बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये बर्थ डिफेक्ट्स हैं और इनका इलाज मौजूद है।
तो जैसे ही अगर कोई आपकी फैमिली में हो तो आप प्लास्टिक सर्जन से, जो भी आपके करीब के प्लास्टिक सर्जन, उनसे रब्ता करें। तो इसका इलाज, मुकम्मल इलाज मौजूद है पाकिस्तान में। सर नुकसानात भी होते हैं, मतलब कि जैसे लोग फेस की सर्जरीज करवा रहे हैं, स्कार्स ख़त्म कर रहे हैं, उनको अपने चीक बोन बड़ी करनी है, छोटी करनी है, नोज़ सही करवा रहे हैं, नुकसानात कितने हैं इसके? अच्छा, एक थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए मैं आपके तवज्जुह से ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अपना सर्जन चूज़ करें तो आप ये ज़रूर देखेंगे वो प्लास्टिक सर्जन है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के नाम पे बहुत ज़्यादा लोग अपने क्लिनिक्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं कि जिसमें जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिस है वो नहीं हो रही। तो इसलिए सबसे पहले जब आपने इस सर्जरी पे जाना है तो आप ये देख लें कि वो प्लास्टिक सर्जन ही है और इस फील्ड में माहिर है, फिर आप अपना चूज़ करें। और फिर नॉर्मली होता है कि लोगों का ये होता है कि जी सर्जरी हो जाएगी और विदाउट एनी स्कार, तो ऐसा नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। स्कार्स आते हैं, मगर प्लास्टिक सर्जरी में इस तरह की टेक्निक्स हैं कि हम उन्हें हाइड करते हैं। और दूसरा ये हो जाता है कॉन्सेप्ट कि जी मैं एग्जैक्टली मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो फॉलो करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो ये जहन में रहे कि जब आप आएँ तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आएँ कि जो आपका सर्जन आपको बताना चाह रहा है या गाइड कर रहा है तो वो चीज़ अचीवेबल है। अगर आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन कोई चीज़ करना चाहेंगे तो वो फिर उसमें डेफिनेटली रिज़ल्ट्स भी बुरे आएंगे या कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो सकते हैं। ऑल राइट सर, जैसे बर्न हो जाता है चेहरा, बर्न पेशेंट्स इतने आते हैं, उसमें कितनी परसेंटेज होती है जो बच भी जाते हैं और जो रिकवर कर जाते हैं? जैसे फेस जल जाता है, आजकल इतनी क्राइम हमारा एक मुल्क में इतना ज़्यादा है कि किसी के चेहरे पे तेज़ाब फेंक दिया या किसी का चेहरा जल गया, तो वो कितनी रिकवरी के चांसेस होते हैं उसमें? उसमें एक तो ये कि फ़ौरन प्लास्टिक सर्जन या बर्न सेंटर्स में आएँ, वहाँ पे आपकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं सैल्वेज के। कई दफ़ा ऐसे पेशेंट सिर्फ फेस बर्न नहीं होता, बाकी बॉडी भी बर्न होती है, तो परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि कितने परसेंट बर्न है और कितने परसेंट हम सेव कर सकते हैं। अब ऐसी ड्रेसिंग्स हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं कि फ़ेस बर्न में हम अच्छे रिज़ल्ट्स ला सकते हैं। सेकेंडली ये होता है कि जैसे बर्न हुए हैं, हील हो गए हैं, तो फिर स्कार्स आते हैं, तो उन स्कार्स को भी बेहतर किया जा सकता है विद प्लास्टिक सर्जरी टेक्निक्स। बेहतर किया जा सकता है, राइट। फीमेल्स आपके पास किस किस के लिए आती हैं? ख़वातीन के बारे में बताएं। जैसे मैंने बताया, अच्छा, अब दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं ब्रॉडली, एक सर्जिकल है, एक नॉन सर्जिकल है। जैसे बिटवीन 30 to 35 अगर हम कहें तो नॉन सर्जिकल, जिसमें फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं, PRPs हैं, इन चीज़ों के लिए आते हैं। 40+ हैं या एजिंग साइंस जल्दी आ गए हैं, फिर सर्जरीज़ होती हैं जिसमें जैसे मैंने बताया नोज सर्जरीज़ हैं, फेस सर्जरीज़ हैं, आईलिड सर्जरीज़ हैं, तो ये, या जैसे आईब्रोज लिफ्ट करने हैं, तो ये सारी सर्जरीज फिर हों। कौन सी ऐसी एज के लोग हैं जिन्हें ये बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए? मैंने बताया जैसे 18+ है, और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है कि जो कंट्रोल में नहीं, जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो पहले वो कंट्रोल करके तो फिर इन चीज़ों पे जा सकते हैं। पहले कंट्रोल करके फिर इन चीज़ों पे जा सकते हैं, राइट। मर्द हजरात किस लिए आते हैं? ख़वातीन तो आपने बता दिया, फिलर्स हैं, बोटॉक्स हैं। मेल्स में भी ऐसे एज है, सबसे पहले जैसे इवन 20s के बाद जब उनकी शादी की एज आती है, तो अगर बाल नहीं है तो सबसे पहली परेशानी तो उन्हें बालों की होती है, तो बाल लगवाना सबसे पहले ये। नोज़ सर्जरी भी बहुत कॉमन है मेल्स में, क्योंकि सेंटर ऑफ द फेस है नोज़, इसलिए भी नोज़ के लिए बहुत आते हैं। फिर ज़रा बड़ी एज पे जब जाते हैं तो फिर वही एजिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब के पास ज़्यादातर पेशेंट नोज़ वाले हैं। डॉक्टर साहब इसमें हकीकत है ना वैसे? हाँ, नहीं, नोज़ डेफिनेटली है, और बाकी जैसे मैंने बताया वो चीज़ें भी बॉडी एरिया में, जैसे लिप्स वगैरह में, ये क्योंकि नॉन सर्जिकल में ज़्यादा इसमें आती हैं, फिलर्स वगैरह, और आई लिड्स के अराउंड में बोटॉक्स, तो इसमें सर्जरीज कम सर है। चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं, दाग धब्बे से बन जाते हैं, पिगमेंटेशन लोग कहते हैं जी हो गई है, उस पर डर्मा लोगों को ट्राई करनी चाहिए, और ज़्यादातर लोग तो वैसे कहते हैं कि जल्दी हमें ना रिजल्ट चाहिए, तो सर्जरी करवाने से क्या जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं? कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ये सर्जरी का उस तरह आउटकम नहीं होता, तो इसमें मेडिसिन्स हैं या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स हैं। तो एक तो ये कि जैसे अपना लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे ज़रूरी है पहले, क्योंकि अगर आपकी पिगमेंटेशन है तो आप सन प्रोटेक्शन करें, अपनी स्किन को अच्छा रखें, उसके लिए वाटर इनटेक बेहतर करें, तो ये तो आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये तो ज़रूर अपने अंदर लेके आएँ। फिर जब आप आते हैं पिगमेंटेशन के लिए, तो उसमें फिर नॉन सर्जिकल्स पहले हैं। सर्जरी का पिगमेंटेशन के लिए कोई बहुत
मतलब हम रिकमेंड नहीं करते। रिकमेंड नहीं करते। और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की है कि बता भी रहे हैं साथ साथ में कि क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। यहीं पर डॉक्टर साहब से हम जान लेते हैं कि सर कौन सी ऐसे छोटे छोटे मसाइल हैं जिनके लिए सर्जरी के लिए लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये अवेयरनेस देते हैं। जैसे अभी आपने छाइयों के लिए बताया कि उसके लिए सर्जरी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ चीज़ें जैसे मतलब स्टेज वाइज हैं। जैसे इनिशियली अगर आप बहुत कंसर्न है अपने फेस के बारे में और आपको लग रहा है कि एजिंग साइंस आ रहे हैं, तो फिर आप फ़ौरन भी रब्ता कर सकते हैं। उसमें ये था कि कुछ टॉपिकल चीज़ें लगाने के लिए, कुछ चीज़ें, कोई लाइफस्टाइल चेंजेस, ये आपको गाइड करते हैं कि आप अभी ये स्टार्ट करें ताकि आप प्रिवेंट करें कि आप बहुत जल्दी एजिंग में चले जाएं। जैसे कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि ज़्यादा देर नाइट पे मोबाइल देखना, स्क्रीन्स को देखना, स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी ना होना, तो फिर डार्क सर्कल्स बनना, ये चीज़ें। तो अगर आप छोटी छोटी चेंजेस अपनी लाइफ में करते हैं तो उससे भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं एजिंग साइंस को। भाई जी ये ऐसा टॉपिक है जिस पे तफसीलन बात होती रहेगी। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जो लोग एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, हादसात होते हैं, किसी का हाथ कट गया, फिंगर कट गई, बाजू कट गया, इसको कैसे डील करते हैं? अच्छा, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये था कि आप टाइमली वो ऑर्गन लेके हमारे पास आ जाएं। पाकिस्तान में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये रीप्लांट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान में सर्विसेज मौजूद हैं। हम लोग भी तकरीबन 2008 से ये काम कर रहे हैं लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल में। तो ऐसा होता है कि जो भी ऑर्गन कट गया है उसको आपने प्रिजर्व करना है, उसको आप इस साफ़ कपड़े में रखें और किसी कूलर या ठंडे पानी में रख के उसको फिर हॉस्पिटल लेके आएँ। जो कोल्ड इस्कीमिया इसको बोलते हैं कि ठंडी जगह पे रह के उनकी लाइफ बढ़ जाती है क्योंकि वो बॉडी से डिटैच हो गए। जैसे कि अगर आपकी फिंगर कट गई है और गिर गई है तो आप उसे उठाएं और उसको क्लीन करें। हाँ जी, उसको एक क्लीन क्लोथ में, क्योंकि जो आपके पास मौजूद है, क्लीन क्लोथ में रैप करें और उसे ठंडी जगह पे रख के फिर हॉस्पिटल लेके आएँ। या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो वहाँ पे क्लीन करके उसको इसी तरह ही करके प्रिजर्व तो हॉस्पिटल भेजें। नॉर्मली होता है कि ऑर्गन अगर हमारे पास विदिन 4 to 6 आवर्स आ जाएं तो फिर ये हम कर सकते हैं कि उन्हें वापस रिटैच कर सकते हैं। तो ये सर्जरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। हमारा तकरीबन अराउंड बिटवीन 80 to 100 केसेस हम ईयरली ये डील करते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि फिंगर है, हैंड है, आर्म है, फोर आर्म है, आर्म है, ईयर कट के अगर आ गया है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी सर की स्किन उतर गई है तो वो भी हमने वापस रीप्लांट की हुई है। और सर अगर वो जैसे अज़ा है वो उनके पास नहीं है, गिर गया, गुम गया, फिर उसमें फिर जो है इसका हल नहीं है। फिर हम ये होता है कि हम ज़ख़म को स्टेज पे बंद करते हैं और बाद में जैसे अगर कोई फिंगर कट गई है तो फिर हम बाद में उसकी पाँव की कोई एक फिंगर बोरो करके वो लगा सकते हैं। जैसे अगर अंगूठा कट गया है और ये इसने फिंगर्स के साथ मिल के काम करना है, अगर अंगूठा ना हो तो आप फिंगर्स के साथ सिर्फ कुछ लिमिटेड काम कर सकते हैं। तो 40% ऑफ हैंड फंक्शन जो है वो थंब है। अगर ये चला जाए तो फिर नहीं होता, तो फिर इसलिए हम फिंगर लेके, टो लेके, तो वो हम लगा देते हैं ताकि उनका काम आसानी से हो सके। सर पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस किस्म की और कितनी सर्जरीज अवेलेबल हैं और कौन सी ऐसी सर्जरी है जो यहाँ नहीं हो सकती? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब जो भी दुनिया में सर्जरीज़ हो रही हैं सब अवेलेबल हैं। टेक्नोलॉजी का फ़र्क है कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अभी नहीं है। जैसे रोबोटिक सर्जरी है वो भी पाकिस्तान में अभी इंट्रोड्यूस हुई है, प्लास्टिक सर्जरी में भी शुरू नहीं हुई, मगर दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी में भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है। सर रोबोटिक सर्जरी को भी एक्सप्लेन कीजिएगा क्या है? रोबोटिक सर्जरी ऐसे ही है वैसे जैसे आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं कि कंसोल पे सर्जन होते हैं और जो भी सर्जरी थिएटर में कंसोल की लेग्स होती हैं जिसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स अटैच होते हैं। तो उसमें होता है कि सर्जन जो है वो डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, वो कंसोल पे ऑपरेट करता है। इससे होता है कि बहुत फ़ाइन कंट्रोल भी होता है। जैसे आप बहुत बारीक खून की नालियाँ जोड़नी हैं और ऐसा थ्रेड आप यूज़ करें जो बाल से भी ज़्यादा बारीक है और उसको बहुत आप मैग्नीफाई देख रहे हैं, तो ये सारा फिर रोबोट पे पॉसिबल होता है। ह्यूमन एरर्स या ह्यूमन ट्रेमर्स जो हैं वो उसमें फिर नहीं होते। सबसे मुश्किल सर्जरी कौन सी है? सर्जरीज तो प्लास्टिक सर्जरी में तो हम खैर हर सर्जरी को ऐसे समझते हैं कि पूरा हम अच्छा रिज़ल्ट दें तो हमारे लिए तो डिफ़िकल्ट होती है, मगर जो हेड एंड नेक कैंसर है इसकी सर्जरी में जब हमें रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सेकंड चांस नहीं होता। अगर पेशेंट कोई सर्जरी कामयाब ना हुई तो फिर अक्सर ये होता है कि फिर पेशेंट सर्वाइवल मुश्किल होता है। तो हेड एंड नेक सर्जरी मैं क्योंकि करता हूँ, कैंसर सर्जरीज़ भी, जैसे ज़ुबान का कैंसर है वो अगर रिमूव करते हैं, ज़ुबान को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना है, लिप को करना है, तो वो सर्जरीज़ जो हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं। कई दफ़ा जॉ बोन भी हम रिप्लेस करते हैं।
तो सर एक्सपेंसिव की यहाँ बात कर लेते हैं, सबसे एक्सपेंसिव कौन सी प्लास्टिक सर्जरी है? कॉस्मेटिक सर्जरी में अगर हम बात करें तो जो बॉडी रिलेटेड सर्जरी है या जिसमें अगर हमने इम्प्लांट यूज़ करना है फिर वो एक्सपेंसिव हो जाती है। राइट, वो एक्सपेंसिव जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉस्मेटिक की बात हो रही है सर, चेहरे भी बदल लेते हैं, मतलब नक्श भी तब्दील हो जाते हैं क्या? आप चेंज कर सकते हैं, तब्दील जो है वो फेस ट्रांसप्लांट है, वो भी दुनिया में हो चुका है। मतलब सर मगर मैं वो चाइल्डिश सा क्वेश्चन कर लूँ ना, हम मूवीज़ में देखते हैं कि जी फेस की सर्जरी हो गई है, मूवी में देखते हैं कि एक्टर जो है मर गया है और उसके सेम चेहरा आ गया है। उसमें ये हो चुका है दुनिया में। उसमें ये होता है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा कैंसर से या बहुत ज़्यादा बर्न से फेस बिल्कुल डैमेज हो गए हैं तो उनको रिप्लेस किया गया है। मगर ये ऐसे ही है जैसे ट्रांसप्लांट होता है, मतलब जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है एक और बंदे से लेके दूसरे में, तो इस तरह फेस भी नॉर्मली ये वो डोनर्स होते हैं जो इनकी डेथ हो रही होती है तो वेंटिलेटर पे होते हैं, उनका फेस लेके चेंज करते हैं। मगर इसमें फिर लाइफ लॉन्ग इम्यूनोथेरेपी लेनी पड़ती है, मेडिसिन ऐसी लेनी पड़ती हैं जो इम्यूनिटी आपकी कम रखती हैं ताकि वो रिजेक्ट ना हो। तो ये पॉसिबल हुआ है। फ्रांस में पहली सर्जरी हुई थी, अब काफ़ी सर्जरीज हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी इस लेवल की सर्जरीज नहीं आई। लाइक इट कैन बी पॉसिबल, जी, मतलब आप किसी का फेस जैसा सर्जरी करवा भी सकते कर सकते हैं कुछ। हैं। सर इसका क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कंप्यूटराइज पहले चेहरा बनाया जाता है, स्केच किया जाता है बकायदा? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, मगर अब इसमें फ्यूचर इसका ये है कि रोबोटिक सर्जरी और एआई बेस्ड रोबोटिक सर्जरी इसका फ्यूचर है कि जो पहले से ही आपने उसको स्किल्स बताई होंगी, फीड की होंगी और बिल्कुल माइक्रो लेवल पे वो फेस हार्वेस्ट करके तो वो फिर उसी तरह ही वापस जोड़ेंगे। तो ये फ्यूचर तो इसमें है अभी। कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जिन्हें आप बता रहे होते हैं कि नहीं आपके लिप्स भी ठीक हैं, शेप ठीक है, नोज़ की शेप ठीक है, और वो फिर भी वो वहम का शिकार और कहते हैं नहीं ठीक कर दें और खूबसूरत हो जाए? ऐसे होते हैं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें बताना पड़ता है कि नहीं आप ठीक हैं, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी आप ये ना करवाएं। मगर वो कई पेशेंट्स ऐसे जो हैं वो फिर नहीं एग्री करते, मगर ऐसे होते हैं 20% एटलीस्ट ऐसे पेशेंट्स होते हैं हमारे पास आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने आपसे पहले लाइव तो वादा करा लेंगे कि आपने आगे भी टाइम दिया करना है अक्सर। जी ज़रूर। हमारे साथ जी डॉक्टर फ़ारूक असलम मौजूद थे, ये प्लास्टिक सर्जन है। यकीनन आप बहुत मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे इनकी तमाम बातों से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया